Hello, my dear students. How are you? Welcome in our today's class. In last lecture, we had completed integrated rate law for the first order reaction. Right? So, integrated rate law, it is the mathematical expression obtained by applying integration to the rate law, which gives a direct relationship between the time and concentration of reactant is called as integrated rate law. तो बेटा जब हम रेट लॉ को इंटीग्रेशन अप्लाई करते तो बेटा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म होती और बेटा वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रिलेशन होती है तो बेटा उसे कहते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ. एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज गिवन एज or the rate constant is given as k is equal to 2.303 upon t log base 10 a0 upon at, or time is given by using an expression t is equal to 2.303 upon k log base 10 a0 upon at. Now here k it is an rate constant, t it is an time, a0 it is initial concentration and at it is final concentration. Okay, so this much we had studied in last lecture. इतना बेटा हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. Now today we are going to learn about the half life period of first order reaction. Half life period of first order reaction. Now this half life period is denoted by t half. Half life period को बेटा डिनोट करते बेटा t half से. As the name itself indicates its meaning. अगर बेटा आप नाम को ध्यान से देखेंगे तो बेटा नाम में ही मीनिंग छुपी हुई है. सो हाफ लाइफ मीन्स हाफ टाइम. बेटे आधा टाइम, आधी जिंदगी, राइट उसे बोलेंगे बेटा हम हाफ लाइफ. जैसा बेटा रिएक्शन में रिएक्टेंट के 100 मोल है तो 100 मोल का कन्वर्शन 50 मोल्स में होने के लिए, अगर 50 मोल्स है बेटा तो 25 मोल्स में कन्वर्ट होने के लिए, 10 मोल्स है तो 10 मोल्स का 5 मोल्स में कन्वर्ट होने के लिए. मतलब बेटा हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा that time is called half life period. जैसा सपोज करो बेटा ह्यूमन बीइंग की लाइफ 60 इयर्स है तो बेटा उसकी हाफ लाइफ होगी बेटा 30 इयर्स. अगर बेटा 50 इयर्स है तो उसकी हाफ लाइफ होगी 25 इयर्स. एक बेटा एग्जाम्पल है ये, राइट. सो व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड. तो बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने के लिए, आधी रिएक्शन बेटा कंप्लीट होने के लिए जो बेटा टाइम लगेगा दैट टाइम इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड, राइट. और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्शन ऑफ हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड. जैसा बेटा एक एग्जांपल सपोज करो ए कन्वर्टेड इनटू बी. बेटा ए का कन्वर्शन हो रहा बेटा कै में? बी में. नाउ ए इट इज एन रिएक्टेंट, बी इट इज एन प्रोडक्ट. अब बेटे ए के सपोज करो 100 मोल्स है. कितने मोल्स है बेटा? 100 मोल. सो आउट ऑफ दिस 100 मोल्स 50 मोल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो बेटा 100 मोल्स में से बेटा 50 मोल्स बेटा कन्वर्ट हो रहे कै में बेटा? प्रोडक्ट में. मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो रही, आधा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट हो रहा कै में बेटा? प्रोडक्ट में. सो सच टाइम इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड. सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड, or the time required for conversion of half concentration of reactant into product
is called as half life period, and this half life period is denoted by t half. हाफ लाइफ पीरियड को बेटा डिनोट करते हैं कैसे बेटा, टी हाफ से. चलिए अब बेटा उसकी एक्सप्रेशन डिराइव करना है. अब बेटा उसकी एक्सप्रेशन क्या है देखो. नाउ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life period is given as t half is equal to 0.693 upon k. So for the first order reaction half life period is equal to 0.693 upon k. Now here t half it is an half life period, k it is an rate constant. अब बेटा ये एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता बेटा, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट. या बेटा शो दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और शो दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट कांस्टेंट. ठीक है, ये बेटा तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपका आंसर रहेगा सेम. ठीक है, चलिए नाउ वी विल ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड. सो एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड. नाउ वी नो दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इज गिवन एज, लास्ट लेक्चर में पढ़े बेटा हमने, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log base 10 a0 upon at. ये पढ़े ना बेटा. सो इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ इन दिस एक्सप्रेशन के इट इज एन रेट कांस्टेंट, टी इट इज एन टाइम, a0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, at इट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स. ठीक है, so it is the expression of rate constant for the first order reaction. अब बेटा ये टाइम को लेकर जाओ इधर, तो बेटा k आ जाएगा इधर. so expression becomes t is equal to 2.303 upon k log base 10 a0 upon at. so t is equal to 2.303 upon k log base 10 a0 upon at. Now here what is t? It is time. Time means life. K it is an rate constant. A0 initial concentration of reactant. At final concentration of the reactant. अब बेटा ये t टाइम है ना, तो टाइम मतलब टोटल टाइम है ना. अब बेटे अपन कौन सा टाइम पढ़ रहे, हाफ लाइफ, मतलब t का हाफ ना. हाँ, सो इफ t इज इक्वल टू टी हाफ, तो बेटे t के जगह क्या लेंगे हम, टी हाफ. देन at इज इक्वल टू a0 बाय 2. जरा ध्यान से सुनो बेटा, टाइम आधा हो गया तो बेटे कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स भी क्या हो जाएगा, आधा. किसका आधा, जैसा बेटा देखो यहाँ 100 मोल थे, 100 मोल में से 50 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का आधा हो गया ना. सो इफ t इज इक्वल टू टी हाफ देन at इज इक्वल टू a0 बाई 2. तो बेटा टाइम आधा हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स क्या हो जाएगा, आधा. किसका बेटा, इनिशियल का. इनिशियल कितना है, a0, तो a0 का हाफ कितना होगा, a0 अपॉन 2. राइट. तो बेटा अब हम टाइम के जगह लिखेंगे टी हाफ और at के जगह लिखेंगे a0 बाय 2. चलो पुटअप करो. सो देयरफॉर टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log base 10 a0 अपॉन a0 बाय 2. अब बेटा ये a0 बाय 2 कहां से आया बेटा, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स. कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स बेटा 80 रहता ना. अब मगर यहाँ पे टाइम आधा हो गया तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स भी क्या हो जाएगा, आधा. किसका आधा, इनिशियल का आधा. इनिशियल कितना है बेटा, a0, तो उसका हाफ कितना होगा, a0 अपॉन 2.
सो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log base 10 A0 upon A0 by 2. Now these A0 get cancelled. अब बेटा ये A0 क्या होगा बेटा? कैंसल्ड. अब बचा क्या बोलो? सो हियर देयरफॉर T half is equal to 2.303 upon K log base 10 1 upon 1 by 2. ये बेटा यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 और डिवाइडेड बाय 2 तो 1 अपॉन 1 बाय 2. अब बेटा ये डिवाइड बाय डिवाइड है ना, डिवाइड बाय डिवाइड, तो बेटा ये 1 अपॉन 2 ऊपर जाके, तो बेटा ये 1 अपॉन 2 न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा. ठीक है, देखिए कैसा. हाँ, तो बेटा वो 1 अपॉन 2 ऊपर जाकर हो जाएगा 2. सो एक्सप्रेशन बिकम्स T half is equal to 0.303 upon K log base 10 2. अब बेटा ये 2 कहां से आया बेटा? उधर पीछे एक्सप्रेशन में 1 अपॉन 1 बाय 2 था ना, तो बेटा ये 1 अपॉन डिवाइड बाय डिवाइड है ना, तो बेटा ये ऊपर जाकर हो जाएगा 2. अब बेटा log 2 देखना है. अब log टेबल में देखो, log 2 इज इक्वल टू 0.3010. तो बेटे log 20, 2 का तो log नहीं है बेटा, तो 20 का log देखने का 0 में, तो वो है बेटा 3010. अब बेटा यहाँ एक डिजिट है तो ये होगा 0.3010. तो बेटा एक्सप्रेशन क्या बन जाएंगी फिर? T हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय K. T हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय K. अब बेटा ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आता बेटा 0.693. आप मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, 2.303 इंटू 0.3010 इट बिकम्स 0.693. राइट? So finally this expression becomes T half is equal to 0.693 upon K. So T half is equal to 0.693 upon K. Now here T half it is an half life period, K it is an rate constant. So it is the expression of half life period for the फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो बेटा ये एक्सप्रेशन है बेटा हाफ लाइफ पीरियड की. किसके लिए बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. राइट? अब बेटा सपोज करो क्वेश्चन में दे दिया हाफ लाइफ पीरियड, पूछा रेट कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बेटा? फिर ये रेट कांस्टेंट जाएगा इधर, टी हाफ आ जाएगा इधर. तो और इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? K is equal to 0.693 upon T half. Now here K it is an rate constant, T half it is an half life period. Right? Any difficulty up to here? Now there are the 3 important characteristics of half life period. अब बेटे हाफ लाइफ पीरियड के बेटा 3 important characteristics है. 1, half-life period of first order reaction is inversely proportional to its rate constant. सही है बेटे? ये हाफ लाइफ है और ये K है, दोनों कैसे बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या डायरेक्टली है? इनवर्सली है ना बेटा. यहाँ ऊपर होता तो क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहाँ बेटा डिवाइड में इसलिए क्या बोल रहे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. राइट? इट इज द वन कैरेक्टरिस्टिक्स. So half-life period of first order reaction is inversely proportional to its rate constant. तो बेटा किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट कांस्टेंट के. सेकेंड वन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो बेटे हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंडिपेंडेंट होता है, मींस डिपेंड नहीं होता है किसके ऊपर?
रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। अब आप ही देखो एक्सप्रेशन में कोई बेटा कॉन्सेंट्रेशन है क्या? A0 AT वगैरह कुछ है यहाँ? नहीं है ना। इसका मतलब बेटे हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। सो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Initial concentration of reactant. And the third important one is every chemical reaction has its own specific half life period. बेटे हर केमिकल रिएक्शन का एक स्पेसिफिक हाफ लाइफ पीरियड होता है। मीन्स एवरी केमिकल रिएक्शन possess डिफरेंट हाफ लाइफ पीरियड। हर केमिकल रिएक्शन का बेटा हाफ लाइफ पीरियड डिफरेंट होता है। सो इट इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है बेटा हाफ लाइफ पीरियड किसका बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? नाउ वी विल सी इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसा बेटे अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पढ़े ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ वी विल स्टडी इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसा बेटे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनाए, याद है आप लोगों को K इजिकल टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 A0 अपॉन AT बनाए ना बेटा। अब वैसा ही बेटा एक्सप्रेशन बनाना है किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसके डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में लिखा चुका हूं, डबल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी रिमाइंड कर लेंगे। What is integrated rate law? The mathematical expression obtained by applying integration to rate law, which gives direct relationship between the time and concentration of reactant. तो बेटा वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बेटा रेट लॉ को इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद फॉर्म होती है और बेटा वो टाइम और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन होती है, दैट मैथमेटिकल इक्वेशन और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। डेफिनेशन इज ऑलरेडी गिवन इन प्रीवियस लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन लिख चुके हैं, वही डेफिनेशन चाहे तो आप डबल लिखो या नहीं तो बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए अब बेटा अपन के की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Now what is zero order reaction? Beta zero order reaction means those reaction in which rate of reaction do not depend upon the concentration of reactant. तो बेटा वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन बेटा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। Now suppose there is a chemical reaction A gives rise to B. अब बेटा एक केमिकल रिएक्शन है बेटा, A gives rise to B. Now here A it is an reactant, B it is an product. Now it is an zero order reaction. अब बेटा सपोज करो ये बेटा रिएक्शन क्या है बेटा? जीरो ऑर्डर है। What it means? Means rate of reaction do not depend upon the concentration of A. इसका मतलब है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। Therefore, for this reaction, rate law is given as rate directly proportional to concentration of A raised to 0. Rate directly proportional to the concentration of A raised to 0. अब बेटा मैंने A का पावर 0 क्यों लिया? Because rate of reaction do not depend upon the concentration of reactant. इसलिए बेटा इसका पावर लिए हमने 0. Therefore rate is equal to,
चलो बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो। सो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू 0, राइट। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के। सेम है ना बेटा, खाली फर्स्ट ऑर्डर में क्या था बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए, एंड हियर रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। चलिए अब बेटा ये ए के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखेंगे, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू के। ये होगा ना बेटा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वाई माइनस साइन इज यूज हियर, माइनस साइन बेटा क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस, और बेटा डिक्रीज के लिए हम यूज करते बेटा माइनस साइन, ठीक है। चलो ये बेटा माइनस साइन को और बेटा डी टी को लेकर जाओ इधर, लेके आ जाएंगे बेटा इधर। सो बेटा इस साइड ला लिए माइनस साइन के साथ, तो बेटा बचेगा क्या, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, माइनस के इंटू डी टी। सो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए that is equal to minus k into dt. Suppose it is equation number 1. हाँ, so बेटा d concentration of A that is equal to minus k into dt. अब बेटा ये छोटी वैल्यूज है ना, इसको बेटा अपने को लार्ज करना है, राइट। सो बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन, बाय applying integration to equation number 1, by applying integration to equation number 1। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद बिटवीन द लिमिट, अब बेटा लिमिट के साथ, कौन सी लिमिट बेटा, A0 to 80 for concentration, A0 to 80 for concentration, and 0 to T for time। जैसा बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में करे थे ना हमने, सेम बेटा सेम। So by applying integration to equation number 1, write between the limit A0 to AT for concentration and 0 to T for time। तो बेटा टाइम के लिए लिमिट लेना है 0 to T, और बेटा कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिमिट लेना है A0 to AT। So this expression becomes, तो बेटा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब बेटा माइनस इट इज द साइन, के इट इज द रेट कांस्टेंट, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन इज नॉट अप्लीकेबल टू साइन एंड कांस्टेंट, ठीक है। अब बेटा ये तो इंटीग्रेशन अप्लाई करे ना, अब बेटा लिमिट, अब बेटा कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिमिट क्या है बेटा, A0 to 80, A0 to 80, and for time the limit is 0 to T, और बेटा इसके लिए लिमिट बेटा 0 to T। चलिए इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिए, लिमिट भी अप्लाई कर लिए। अब बेटा इंटीग्रेशन और लिमिट को सॉल्व करेंगे। अब बेटा ये इंटीग्रेशन और ये डी बेटा कैंसल,
because it is integration, it is derivative, and we know that integration and derivative they are opposite to each other. वैसे बेटा ये इंटीग्रेशन और ये बेटा डी कैंसल, तो बेटा बचा क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, concentration of A between the limit A0 to AT, between the limit A0 to AT, right? That is equal to minus K into T, minus K into T between the limit 0 to T, between the limit 0 to T. अब बेटा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया. अब बेटा सॉल्व करना है अपने को लिमिट. लिमिट का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो बेटा अपर लिमिट क्या है बेटा, 80. तो बेटा 80 माइनस A0, 80 माइनस A0 दैट इज इक्वल टू माइनस K इंटू टाइम की लिमिट बेटा t minus 0, right? Therefore 80 minus A0, 80 minus A0 that is equal to minus K into T. क्योंकि बेटा t minus 0 t, तो 80 minus A0 that is equal to minus K into T. चलिए अब बेटा ये माइनस साइन नहीं चाहिए ना, इसको इनवर्स कर दो. तो क्या होगा बेटा फिर, k इंटू टी, k इंटू टी दैट इज इक्वल टू A0 माइनस 80, राइट? सो k इंटू टी दैट इज इक्वल टू A0 माइनस 80. अब बेटा अपने को k की एक्सप्रेशन चाहिए ना, चलो t को भेज दो इधर. तो बेटा क्या हो जाएगा फिर, k इज इक्वल टू A0, k इज इक्वल टू A0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय t. k इज इक्वल टू A0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय t. नाउ इट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो ये है बेटा रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन, राइट? किसके लिए बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. नाउ हियर के इट इज एन रेट कांस्टेंट, A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 80 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एंड T इट इज एन टाइम. अब बेटा अगर उसने टाइम पूछा T, तो सो T इज इक्वल टू, हाँ T इज इक्वल टू A0, T इज इक्वल टू A0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय K. तो बेटा टाइम पूछा तो ये एक्सप्रेशन, और बेटा रेट कांस्टेंट पूछा तो बेटा ये एक्सप्रेशन फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन. So integrated rate law, the mathematical equation obtained by applying integration to rate law, which gives direct relationship between the time and concentration of the reactant. Okay, so today we will stop here. Tomorrow we will continue.